नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल SSPS पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारा टॉपिक रहेगा अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स। यानी सबसे पहले हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि अनुसूचियाँ होती क्या है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं तथा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी तथा अनुसूचियों से लेकर कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए, उनको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अनुसूचियाँ क्या होती है। अनुसूचियाँ क्या होती है। जैसे ही हम कोई किताब को लेते हैं या फिर कोई रजिस्टर को लेते हैं तो उसके शुरुआती पेज पे एक इंडेक्स होता है। ठीक उसी तरह से भारतीय संविधान भी एक किताब की भांति है। जैसे ही एक किताब के शुरुआती पेज में इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में बहुत सारी यूनिट्स होती है। जैसे कि यूनिट नंबर फर्स्ट 1 से लगाकर 40 पेज नंबर तक, यूनिट नंबर 2 41 से 80 पेज नंबर तक, यूनिट नंबर थर्ड 81 से 100 पेज तक, यूनिट नंबर फोर्थ 101 से 150 पेज नंबर तक, यूनिट नंबर 151 से 200 पेज नंबर तक। जैसे ये किताब में बहुत सारी यूनिट होती है, ठीक उसी तरह से भारतीय संविधान में भी बहुत सारी यूनिट है। उन यूनिट को हम यूनिट्स नहीं कहकर उसको हम पार्ट्स कहते हैं या फिर भाग कहते हैं जैसे एक यूनिट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक उसी तरह से भारतीय संविधान में भी बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं। जैसे भारतीय संविधान का पार्ट फर्स्ट 1 से लगाकर 4 अनुच्छेद, भारतीय संविधान का पार्ट 2 5 से लेकर 11 अनुच्छेद, भारतीय संविधान का पार्ट 3 12 से लेकर 36 अनुच्छेद, भारतीय संविधान का पार्ट भारतीय संविधान का पार्ट थर्ड में 12 से 35 तक, भारतीय संविधान का पार्ट 4 36 से लेकर 51 तक। जैसे एक किताब में बहुत सारे यूनिट होते हैं, ठीक उसी तरह भारतीय संविधान में बहुत सारे यूनिट है, उनको हम यूनिट नहीं कहकर पार्ट्स कहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक किताब में 10 यूनिट है, समझ लीजिएगा, 10 यूनिट के अंत में लिखा होता है संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ है ना, इससे रिलेटेड और कौन कौन सी किताब है। फिर या फिर लिखा हुआ होगा एनक्लोजर, हिंदी में इसको कहते हैं संलग्न, एनक्लोजर या फिर संलग्न। यानी इस किताब में और क्या क्या है, यानी जैसे कि एक किताब में बहुत सारी टेबल है। जैसे कि टेबल फर्स्ट 200 जो कि 240 पेज नंबर पर दी गई है, टेबल सेकंड जो कि 270 पेज नंबर पर दी गई है, जैसे कि टेबल थर्ड जो कि 350 पेज नंबर दी है। या फिर लिखा होगा पार्ट, जैसे कि किताब में बहुत सारे पार्ट है तो पार्ट लिखा होगा, या फिर लिखा होगा चार्ट या फिर कोई मैप वगैरह है तो वो। तो जैसे ही एक किताब में 10 यूनिट है, समझ लीजिएगा 10 यूनिट है, उसके अंत में लिखा होता है एनक्लोजर, है ना, संलग्न है ना, इस किताब में और उससे रिलेटेड क्या क्या है। ठीक उसी तरह से भारतीय संविधान में भी बहुत सारे अनुच्छेद है, उसके अंत में जैसे कि कोई भी किताब में एनक्लोजर लिखा तो संलग्न, ठीक उसी तरह से इस संलग्न को ही भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कहा जाता है। तो हम यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू करेंगे, अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ यानी इस एक साइड लिखेंगे अनुसूची नंबर यानी संख्या, और एक साइड लिखेंगे विषय। तो अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 1। अनुसूची 1 में ये लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से राज्य होंगे, कौन कौन से संघ शासित प्रदेश होंगे,
अगर इन इन राज्यों के नाम तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम जा दिए हुए वही है अनुसूची 1, यानी भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भारत के राज्य क्षेत्र है अर्थात भारत में वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश है। इन 28 राज्यों के नाम तथा 8 संघ शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख अपन को देखना है तो अनुसूची 1 को देखने को मिलेगा। अनुसूची नंबर 2, अनुसूची 2 में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। यानी संवैधानिक पदाधिकारी यानी ऐसे पद जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल है, गवर्नर है, राज्यपाल, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, इन सबको हम संवैधानिक पद कहते हैं। इन पदाधिकारियों को दिए जाने वाले अनुसूची 2 में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, पेंशन तथा भत्ता का उल्लेख है। वेतन, पेंशन तथा भत्ता का उल्लेख है, यानी किस संवैधानिक पदाधिकारी को कितना वेतन दिया जाएगा, इन सब की लिस्ट अनुसूची 2 में दी गई है। लेकिन आपको मुख्य बात ये ध्यान रखनी है कि उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख इस अनुसूची 2 में नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है। अनुसूची नंबर 3, अनुसूची 3 में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। यानी कौन सा पदाधिकारी कौन सी शपथ लेगा, जैसे कि राष्ट्रपति संविधान के रक्षा की शपथ लेता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है, या फिर मंत्री को ले लो, मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। जैसे कौन सा पदाधिकारी कौन सी शपथ लेगा, उसके शपथ का प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में दिया गया है, शपथ के प्रारूप का उल्लेख। लेकिन नोट करके आपको ये बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तथा राज्यपाल, इन तीनों पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में न होकर उनसे संबंधित अनुच्छेदों में है। अनुसूची 3 में नहीं है इनका उल्लेख। फिर अनुसूची नंबर 4, इसके अंतर्गत राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है, जैसे कि राज्यसभा, ये देखो ये राज्यसभा है, 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते, 233 राज्य से चुन कर आते। जैसे ये 233 में से किस राज्य से कितने सांसद चुन के आएंगे, उन सब की लिस्ट दी हुई है अनुसूची 4 में। जैसे कि राजस्थान से 10 सांसद चुन के आते, 10 सदस्य चुन के आते, यूपी से 31। तो ये सब लिखा हुआ कहाँ पे, ये सब लिखा हुआ है अनुसूची 4 में। फिर अनुसूची 5, इसके अंतर्गत अनुसूची नंबर 5, इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्र है ना शेड्यूल्स एरिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्स एरिया, यानी उन एरिया में किस प्रकार का प्रशासन होगा, यानी उस
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। अनुसूची नंबर 6, इसके अंतर्गत अनुसूची 6 के अंतर्गत पर्टिकुलर 4 स्टेट्स के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। 4 स्टेट कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा। अनुसूचित 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, लेकिन अनुसूचित 6 में असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा पर्टिकुलर 4 स्टेट्स के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन उल्लेख है, क्योंकि इन 4 स्टेट्सों में भारी संख्या में अनुसूचित जातियां या जनजातियां निवास करती है, इसलिए इनको विशेष दायित्व दिया गया है कि जैसे अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र हम उनको कहेंगे जहाँ पे अनुसूचित जनजाति या जाति के लोग भारी मात्रा में निवास करते हैं और इनका पहनावा, खान पान, रीति रिवाज सब आम पब्लिक से लेकर अलग है, उनको हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं। जैसे अनुसूचित किसी भी जगह को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना ये राष्ट्रपति का कार्य है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना किसका कार्य है। ऑप्शन में आएगा राज्यपाल, राष्ट्रपति, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जैसे कोई भी आ सकता है। जैसे तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना ये राष्ट्रपति का कार्य है। अनुसूची नंबर 7, इसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य के बीच विषयों का बंटवारा करके केंद्र तथा राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है। अनुसूची 7 के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। विषयों का बंटवारा करते हुए इसमें 3 सूचियां जोड़ी गई। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट तथा समवर्ती सूची यानी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्य विधानमंडल के पास है। सामान्यतः राज्य विधानमंडल के पास है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संसद इस पर कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधान दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। संसद प्लस राज्य विधानमंडल, संसद प्लस राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। संघ सूची के अंतर्गत वर्तमान में अभी 100 विषय है। राज्य सूची के अंतर्गत अभी वर्तमान में 61 विषय है और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। अभी अनुसूची नंबर 8, अनुसूची 8, इसके अंतर्गत विभिन्न भाषा को मान्यता दी गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न भाषा को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में इसके अंतर्गत 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में इसके अंतर्गत 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इसके अंतर्गत 22 भाषाएं शामिल है। वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। अगर सवाल आ जाए कि अनुसूची 8 में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 को टिक करना है।
अब अगर सवाल ये आ जाए कि अनुसूची 8 में वर्तमान में कितनी भाषा शामिल है, तो 22। ये कौन कौन सी भाषा है ये देखिए, जैसे कि 14 भाषाएं शामिल थी मूल संविधान में। 15वीं भाषा के रूप में इसमें सिंधी को शामिल किया गया। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा, ये कब जोड़ी गई? ये 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967। ये बात आपको याद रखनी है, 21वें संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया। फिर 71वें संविधान संशोधन, 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 71वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1992 में। इसके तहत इसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई, जो कि है नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी। ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। कोंकणी, जो कि कोंकणी है महाराष्ट्र और गोवा के तट पर जो कोंकण तट है वहाँ पर बोली जाती है कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के तहत। जैसे कि 14 थी, ये 15वीं भाषा सिंधी, 16, 17, 18 और 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92वें संविधान संशोधन जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा किया गया। 92वें संविधान संशोधन वर्ष 2004 में। ठीक है, इसके तहत इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई। 4 भाषाएं कौन कौन सी है? ये देखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 4 भाषाएं और इंक्लूड की गई, जो कि है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अभी ये कुल मिलाकर कितनी हुई? 22 भाषाएं हुई। वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं